अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो वेक्टर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो बेसिकली अपने सिलेबस में जो वेक्टर्स पढ़ने हैं वो सिर्फ 3 हैं, ठीक है, मोटे मोटे 3 वेक्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो वही मैंने लिखा है द 3 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 ही प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर बहुत प्रकार के होते हैं। अपने सिलेबस में जो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सिर्फ 3 ही वेक्टर्स हैं। पहला है यूनिट वेक्टर, जिसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी वेक्टर, दूसरा है पोजीशन वेक्टर और तीसरा है नल वेक्टर, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर भी कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर और आइडेंटिटी वेक्टर। यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर क्या होता है समझिए। A vector whose magnitude is 1 and its function is to give direction is called a unit vector or identity vector। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, whose magnitude is 1 and its function is to give डायरेक्शन। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर था। सपोज कंसीडर द सिचुएशन, आपके पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, जैसा कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि एक वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए वेक्टर जो है उसको मैंने एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये एरो हेड डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, समझ में आई? डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब ये अगर ए वेक्टर है तो ये एरो का जो हेड जिस तरफ है ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। आई बात समझ में? डायरेक्शन वाला सिंबल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कैप। यानी कि किसी भी सिंबल के ऊपर जब हम कैप लगा देते हैं तो वो डायरेक्शन को शो करने लगता है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि ये कैप वाला सिंबल ही यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। यस, क्या भाई? इसका काम है डायरेक्शन बताना, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि डायरेक्शन के लिए ये वाला सिंबल यानी टोपी वाला कैप वाला सिंबल यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिंबल के ऊपर अगर कैप लगी है तो वो ही यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप रेज्ड ओवर अ सिंबल, ठीक है। तो मैं बताता हूं, देखिए, symbolically a unit vector is always represented by raising a cap over any symbol। That is, कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये जो इसकी डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करने वाला ए कैप ही इस वेक्टर का क्या हुआ? यूनिट वेक्टर हुआ। यानी अगर ए एक वेक्टर है, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, यानी ए अगर एक वेक्टर है तो ए कैप यूनिट वेक्टर है किसका? ऑफ ए वेक्टर। आई बात समझ में? मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी, देखिए, यूनिट वेक्टर है, आइडेंटिटी वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, उसका काम हमेशा डायरेक्शन बताने का होता है, उसे यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर कहते हैं। सिंबॉलिकली एक यूनिट वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एक कैप चढ़ाकर ओवर एनी सिंबल। मतलब ये कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये एरो का मुंह जिस तरफ है ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम यूनिट वेक्टर का था। और यूनिट वेक्टर को कैसे शो किया जाता है? सिंबल के ऊपर टोपी लगा के। इसका मतलब ये टोपी वाला सिंबल ही कौन है? यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना टोपी वाले सिंबल का काम है, ठीक है, और डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करता है वही यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर ही ये हमने आपको पढ़ाया था, यानी कैप वाला जो सिंबल था वो यूनिट वेक्टर का ही सिंबल होता है, ठीक है। यानी कि आज के बाद हमेशा आप ये समझिए कि कोई भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को हम इस तरीके से सिंबॉलिकली शो कर पाएंगे। अगर वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, तो ए कैप उस वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, यानी यही यूनिट वेक्टर है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि ये ए कैप बना हुआ है, इसका मॉड लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर, और ये जो मॉड लगा है, मॉड किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है। मॉड किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन क्या कहती है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1, ठीक है। यानी कोई भी टोपी वाला सिंबल अगर होगा उसके अगल बगल आप देखिएगा 2 डंडे अगर बने, यानी कि अगर मॉड बना है तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड निकालना है इस सिंबल का, और ये सिंबल क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है अपने पास कार्टेशियन, राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, या आप उसको 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम क्या है, यहां पे ध्यान से समझिएगा। आपने 100% क्लास 9-10th में कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री तो पढ़ी ही होगी, जिसमें इसको एक्स एक्सिस कहा जाता था, सॉरी इसको वाई एक्सिस कहा जाता था, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता था। 2 कोऑर्डिनेट होते थे। एक्चुअली हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो आप अपने कमरे में, ठीक है, किसी भी कॉर्नर पे देखिएगा, किसी भी एक कॉर्नर पे आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो एजेस हैं वो 3 हैं, एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, एक नीचे की तरफ जा रही होगी। अगर आप ऊपर वाला एज देखते हैं, ऊपर वाला कॉर्नर देखते हैं तो, ठीक है, इसका मतलब हम लोग कहाँ रहते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं। कमरे से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉर्नर जब आप देखेंगे तो आपको 3 एज दिखाई देंगी, एक तरफ जाती हुई, एक दूसरी तरफ जाती हुई, एक तीसरी तरफ जाती हुई। इसका मतलब आप लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं। ये बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। कैसे, ये डायमेंशन एक हो गई, ये दूसरी डायमेंशन हो गई, यानी 2 डायमेंशनल है। इस पे 3D बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, क्या होता है 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम बिल्कुल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम जैसा होता है, बस फर्क ये है कि उसमें 2 एक्सिस यूज होती थी, एक्स और वाई, जो आपने 10th में पढ़ा। यहाँ पे 3 एक्सिस यूज होंगी, एक्स, वाई और जेड, जिसमें एक्स और वाई एकदम सेम है, और जेड डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, यानी एक्स इस प्लेन को लाई कर रहा है, वाई इस प्लेन को लाई कर रहा है, जेड जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया प्लस जेड, और बोर्ड के पीछे की तरफ इमेजिन करिए ऐसे, वो हो गया क्या, माइनस जेड। मतलब ये प्लस एक्स हो गया, इधर माइनस एक्स हो गया, ऊपर प्लस वाई हो गया, नीचे माइनस वाई हो गया। उसी तरीके से प्लेन के बाहर की तरफ आउटवर्ड्स पॉजिटिव जेड, और अंदर की तरफ जाते वक्त नेगेटिव जेड। आगे बात समझ में, ठीक है। बट इशू ये है कि ना ही आप इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऐसे खड़ा कर सकते हो, ना ही आप ये कोशिश करिएगा कि पेन आप खोस देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने यहाँ एक्स, वाई, जेड और ये कत्ल कर दिया, यहाँ पे आपने सीधे एक डंडी खड़ी कर दी, नहीं। एक्चुअली अब मजबूरी हो गई है, इस वजह से एक तरीका निकाला गया है कि जेड एक्सिस को ऐसे शो कर दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनिएगा, जेड एक्सिस इधर है नहीं, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है। जेड एक्सिस ये है, यानी जब भी पेपर पे बनाएंगे तो बनाएंगे ऐसे, लेकिन समझेंगे ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में, समझना ऐसे, मतलब ये है और इस तरीके से, ठीक है। यानी तीनों एक्सिस म्यूचुअली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो
x और y के बीच का एंगल भी 90 होता है, ठीक है, और ये y और z के बीच के एंगल का एंगल भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है, यानी कि तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। आई बात समझ में? ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। तो ये यही होता है 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। इसको राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। अगर आप राइट हैंड से भी देखें तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर और जेड एक्स के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दिस इज 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। और जब भी कभी भी 3 एक्सिस इस तरीके से होती है कि तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को ऑर्थोगोनल कंडीशन भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, मतलब जो 3 लाइंस जब एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो उसे ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं कि हियर x एक्सिस, y एक्सिस and z axis are orthogonal to each other, बात समझ में आ गई? मैंने ये सब आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपको मुझे पढ़ाने हैं 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स। यानी यूनिट वेक्टर तो समझ में आ गया ना, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और जिसका काम होता है टू गिव डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब बेसिकली आप एक मोटी मोटी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं बार बार। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो डायरेक्शन देगा, राइट। क्या x डायरेक्शन नहीं है? क्या y डायरेक्शन नहीं है? क्या z डायरेक्शन नहीं है? इसका मतलब x डायरेक्शन के लिए भी एक यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है, y के लिए भी एक होगा और z के लिए भी होगा, ठीक है। मैं उन्हीं 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स की बात करना चाहता हूं, ठीक है। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बना लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स की। Three important unit वेक्टर्स। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि x एक डायरेक्शन है, इस वजह से x डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर अपॉइंट किया गया है वो आई कैप है। यानी कभी भी आई कैप देखिएगा तो समझ जाइएगा कि x एक्सिस की बात हो रही है, x डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर प्लस आई कैप है तो इधर जाना है, माइनस आई कैप है तो इधर जाना है, ठीक है। दूसरा है जे कैप, ठीक है। जे कैप भी अंडरस्टूड रखना आपको है, ठीक है, कि अगर प्लस जे कैप है तो समझ जाइएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और अगर माइनस जे कैप है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। इसी प्रकार से इधर के कैप होता है। के कैप का मतलब हो गया जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर प्लस का के कैप है तो पॉजिटिव जेड यानी आउटवर्ड, और माइनस का के है यानी इनवर्ड। बहुत ध्यान से समझिए, बार बार बता रहा हूं, जेड बना जरूर इधर है लेकिन इधर है नहीं, जेड है ऐसे खड़ा है जेड। तो प्लस के अगर बोला जाएगा तो मुझे इधर जाना है, और माइनस के अगर बोला जाएगा तो इधर जाना है। आई बात समझ में? तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखने जा रहे हैं? Here I cap, j cap and k cap are mutually perpendicular to each other. That's why I cap, j cap and k cap are collectively known as orthogonal unit
वेक्टर। समझ गए? यानी आई कैप, जे कैप, के कैप तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप तीन यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि एक्स वाई जेड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, इस वजह से आई कैप, जे कैप, के कैप भी ऑर्थोगोनल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इनको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो यहां से मित्रों खत्म होता है हमारा क्या, यूनिट वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। वी विल टॉक अबाउट पोजीशन वेक्टर, जो कि हमारी सेकेंड कैटेगरी है। ठीक है, तो नंबर 2 है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बेटा, अब पोजीशन में अब दो बातें इसके अंदर होती है। पोजीशन का मतलब ये भी होता है कि कितना दूर है, और पोजीशन का मतलब साथ में ये भी होता है कि किधर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो किधर एक नॉर्मल शब्द हो जाता है, क्योंकि वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन, और डायरेक्शन जब भी होती है तो हमेशा सवाल खड़ा होता है किधर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को और उसके ओरिएंटेशन को बताए कि वो कहां है, किधर है, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर which represents the position and the orientation of any point with respect to origin is called position vector। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो क्या रिप्रेजेंट करता है? which represents the position and the orientation। ठीक है, उसे हम किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो कंसीडर द सिचुएशन में समझाने का प्रयास करता हूं। ये रहा आपका 3 डायमेंशनल स्पेस x, y और ये रहा z। होपफुली अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमेशा हम लोग जब भी 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। हाँ, एक और खास बात, कोई कॉपीराइट नहीं है कि यही x होना चाहिए, यही y होना चाहिए, यही z। आपकी इच्छा जिसमें है आप उससे कर सकते हैं। इसको z कह दीजिए, इसको z कह दीजिए, इसको y कह दीजिए, इसको x कह दीजिए, कुछ भी, मतलब किसी कुछ भी आप कह सकते हैं, x y z किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, बस ये ना करना कि एक x, इसको भी x मान लो, इसको x मान लो। ठीक है, एक x y z रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है जो यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिन से P पॉइंट तक मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये एरो, कोई भी एरो हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी एरो हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ ये वेक्टर जो कि इस P पॉइंट पे आके अटका है, ठीक है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये जो ब्लैक कलर का एरो बना हुआ है इसी को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। और माय डियर, आपको एक और बात बता दें, सिंबॉलिकली पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे क्या लिख के बताना चाहता हूं, ये याद कर लीजिए। ठीक है, कि सिंबॉलिकली a position vector is represented by R vector and graphically a position vector is drawn from origin to that point। ठीक है, हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ वेक्टर किसी पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ गए होंगे। इससे देखिए, इस एरो से क्या पता चल रहा है कि ओरिजिन से कितना दूर है, साथ ही
किस तरफ है, यानी एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, वाई एक्सिस से कितना नीचे है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन और ओरिएंटेशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से नहीं, स्मॉल आर से। ठीक है, और जो एरो होता है, ठीक है, वो हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट तक ड्रॉ किया जाएगा, इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं इस जगह पे कि आपको एग्जैक्टली हो सकता है बिल्कुल जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा आपको ना मिले, लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं, बुक्स में इतना विस्तार से और इतना सिस्टमैटिकली लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं और सब आपके सिलेबस की हैं। ठीक है, बस बुक वाले मजाक कर देते, लिखते नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर in terms of I cap, J cap and K cap। यानी कि हमको अब एक पोजीशन वेक्टर लिखना है इन टर्म्स ऑफ I cap, J cap, K cap। ठीक है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल इलिस्ट्रेशन से समझना है आपको। मान लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और हमेशा की तरह ये रहा जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन और ये रहा वो पॉइंट पी। अब हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जी हाँ, यानी कि अब सिचुएशन ये है कि आपको पोजीशन वेक्टर अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखना है तो जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लिखने जा रहे हैं उसका एटलीस्ट कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि x में क्या है, y में क्या है और z में क्या है। तो अगर आप ओरिजिन से इस P पॉइंट तक एक एरो बनाएंगे तो वो जो एरो होगा वही पोजीशन वेक्टर होगा। तो माय डियर, आपको अगर यहां ओरिजिन से चल के यहां पहुंचना है तो आपको कैसे चलना पड़ेगा बताइए। आपको a यूनिट चलना पड़ेगा अलोंग x, फिर b यूनिट चलना पड़ेगा उसके आगे अलोंग y, फिर c यूनिट चलना पड़ेगा उसके आगे अलोंग z, तब जाके आप कहीं P पॉइंट तक पहुंचते हैं। यही तो मतलब होता है कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब ये है कि हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर को लिखा जा सकता है क्या, ए यूनिट चला आई में तो ए आई कैप, फिर बी यूनिट चला जे में तो बी जे कैप, और फिर सी यूनिट लगा के में तो सी के कैप। वेरी इजी। ठीक है, अगर आपको बहुत कुछ दिमाग में नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम, 2 ऑप्शन है, या तो आप वीडियो फिर से इतना पोर्शन रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो भूल जाइए। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट रहेगा मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है और एक पॉइंट है यहाँ पर P जिसका कोऑर्डिनेट 2, 4, -1 है। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करें तो पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और मुझसे कोई कहे कि इस पोजीशन वेक्टर को लिखिए आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में, तो मैं बहुत सिंपली लिख दूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये 2 है तो अंडरस्टूड है कि प्लस का 2 है तो +2 आई कैप, फिर ये 4 है तो अंडरस्टूड है प्लस का 4 है तो ये 4 जे कैप हो गया, और ये -1 है तो ये -1 के कैप हो गया। इस तरीके से बहुत ही सादगी से और बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं अगर उसका कोऑर्डिनेट हमको पता है तो। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट्स लिख सकते हैं अपने। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अगर कोई वेक्टर जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखा है
तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इफ इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप? ओके, तो मेथड ऑफ फाइंडिंग magnitude of a vector whose value is given in terms of I cap, j cap and k cap. बहुत इजी है, यहां भी मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं है। कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए आर वेक्टर है आपके पास, ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, इसका मतलब ये हुआ है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये वाला पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक ऐसे पॉइंट का है जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी है। सिंपल, यही तो बताया थोड़ी देर पहले। तो अब मुझे करना क्या है? मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ ऑफ एरो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना होगा? लेंथ ऑफ एरो। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एरो निकालना है। तो एरो ओ से शुरू है और पी पे खत्म है। इसका मतलब इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ओ से पी तक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओ का मतलब ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 0 होते हैं। तो ओ से पी तक अगर देखा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही आपने तीसरा नहीं पढ़ा है, केवल 2 ही तक पढ़ा है, लेकिन z में भी ऐसा ही होता है। तो c माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के मॉड ऑफ r इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आपको समझ में आ गया देन ओके, अदरवाइज आपके पास 2 ऑप्शन है, वीडियो हल्का सा रिपीट करके देख लीजिए, आ जाएगा। अदरवाइज इसको भी छोड़िए, सीधे सीधे इतना याद रखिए कि आपके पास अगर कोई भी वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई भी वेक्टर इस तरीके से लिखा है और आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिंपली ये समझिए कि सारे कोफिशिएंट्स को लिखिए, सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, फिर सबको ऐड करके छाता पहना दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, मतलब अंडर रूट निकाल लीजिए। आ रही बात समझ में? केवल इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कैसे क्या किया या तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए या तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी कराता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल ये मैंने लिया कि मान लीजिए आर वेक्टर है, फॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप है। फाइंड आर वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो क्या करना है? मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं खर्च करना है। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? प्लस का 2i कैप है, फिर माइनस का 2j कैप है, और उसके बाद प्लस का 1k कैप है, ठीक है। ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन। देयरफॉर आर वेक्टर का मॉड निकालने के लिए क्या बताया मैंने? 2 लिखिए, माइनस 2 लिखिए, प्लस 1 लिखिए, सबको ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए और छाता पहना दीजिए। सिंपली सॉल्व करने के बाद आर का मॉड जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज आर की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इतने मीटर लिखता तो आंसर में भी आपका इतने मीटर आता,
ठीक है, पोजीशन को मीटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने आपको बताया ना पोजीशन क्या बताता है कि ओरिजिन से कितनी दूर पे है, तो डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। दैट्स वाई पोजीशन वेक्टर का यूनिट मीटर में लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया कि हम लोग कैसे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अगर वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में है तो। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास है आई कैप जे, मतलब हम आपको अब ये सिखाना जा रहे हैं अल्टीमेटली कि किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया। अब आप ये मत सोचना कि सर तो फिर से यूनिट वेक्टर पढ़ाना चालू कर दिए, नहीं, मैं आपको इस समय वो पढ़ा रहा हूं जो डिमांड है। मतलब ये कि नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या जुगाड़ चाहिए, क्या क्या टेक्निक चाहिए, वो चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर दिया जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर, मैं समझ गया ना, जो थोड़ी देर पहले बताया था, उसका यूनिट वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली चीज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। अब कभी भी ऐसा सवाल है कि आपको एक वेक्टर दिया जाए और कहा जाए उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो क्या फॉर्मूला लगेगा वो अभी आने वाला है। ठीक है, फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, मैं समझाऊंगा पूरी बात। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देखना, अदरवाइज छोड़ देना। अल्टीमेटली रिजल्ट जरूर याद रखना। ठीक है, तो एक फंडा होता है कि वेक्टर महादेहाती होता है। मेरा तरीका है मेरा, ठीक है, अब आप जैसे याद कर पाए वैसे याद कर लें। वेक्टर महादेहाती होता है मतलब ये V और ये M और ये D आप देख रहे होंगे कैपिटल्स में है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि वैसे तो मैं वी नो दैट लिख रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इस फंडे को याद रखिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि कोई भी वेक्टर जब लिखा जाता है तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ M स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्म में लिखा है। किसी भी वेक्टर को हमेशा एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखा जाता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, मान लीजिए मैं ए वेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वेक्टर के प्लेस पे ए वेक्टर लिख दें। मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? ए वेक्टर का मॉड। डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है? ए के ऊपर टोपी बना के। तो इस तरीके से आपके पास ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए आ गया। ये है वो आपका फॉर्मूला जिसके बारे में बात कर रहा था। यानी कि इसको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, तुम्हें क्वेश्चन कभी आ जाए, तुम्हारे सामने सिचुएशन ऐसी आ जाए कि तुम्हें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने की बात कही जाए, तो हमेशा याद रखना कि आप उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। यानी इसको एक डायलॉग की तरह, लाइन की तरह, गाने की तरह किसी भी तरीके याद कर लीजिए। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू वही 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, राइट। तो मैं सोल्यूशन करता हूं इसका। मैंने क्या बताया कि आपको आर वेक्टर गिवन है कितना, 2 प्लस का 2i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 1k कैप हुआ। देयरफॉर अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए।
बाकी चीजें आपको आती हैं, तो आर कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर तो पता है कितना, प्लस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 1 के कैप बाई आर मॉड कितना निकाला था नहीं पता, चलो फिर निकलवा देते हैं। पहले सारे कोफिशिएंट लिखिए, सबको स्क्वायर करिए, फिर ऐड करिए, फिर छाता पहना दीजिए। तो इस तरीके से आर कैप इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बाय 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल पाएंगे। ठीक है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल पाएंगे, देख लीजिए। हैं जी, ठीक, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल पाएंगे। हाँ, अगर उसकी वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दी गई है तो। अच्छा, अब एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, वीडियो पॉज करके यहां तक बना लीजिएगा। ठीक है, समझ गया ना। यानी आपको ये याद रखना, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, हमने एग्जांपल आपको दे दिया, ये हो गया। अब मैं एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात चेक करवाता हूं। अभी अभी जो आपने यूनिट वेक्टर निकाला है, आपने निकाला है आर कैप इज इक्वल टू प्लस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस का 1 के कैप बाय 3 निकाला है। चलिए नीचे का पोर्शन भी रब कर देते हैं। अब जरा मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो निकाला है, किसी के दिमाग में आ सकता है, फितूर आ सकता है कि अरे सर आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर होता था, आपने तो इतना सारा तड़िक झाम करने के बाद फिर से इस टोटल को भी यूनिट वेक्टर कह रहे हो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि आई कैप जे कैप के कैप का कोई अरेंजमेंट भी एक यूनिट वेक्टर बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और चेक ही करवा रहा हूं आपको, चेक कर लीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो देखिए ये बनेगा प्लस का 2/3 आई कैप माइनस का 2/3 जे कैप और प्लस का 1/3 के कैप। अगर ये वास्तविकता में यूनिट वेक्टर आया है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो चलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं यहां पर तो क्या तरीका है, पहले सारे कोएफिशिएंट लीजिए, ठीक है, सबको स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और छाता पहना दीजिए। कितना आ गया, 4/9 4/9 1/9 √9/9 यानी √1 यानी कि 1। इसका मतलब समझ गए कि ये जो आया है वो यूनिट वेक्टर ही है। यानी कि यहां पे हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि आई कैप जे कैप के कैप इंडिविजुअली भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं और आई कैप जे कैप के कैप का कॉम्बिनेशन भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे इस क्वेश्चन में आपने यूनिट वेक्टर निकाला, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आई कैप जे कैप के कैप का अगर किया जाए तो वो भी कुल मिला के एक कंबाइंड यूनिट वेक्टर हो सकता है। यानी कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप may also, may लगा रहा हूं, may also result a unit vector। आई बात समझ में? यानी बेटा आई कैप जे कैप के कैप भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और अगर कुछ बढ़िया जुगाड़ से आई कैप जे कैप के कैप का एक कुल मिला के, जैसे एग्जांपल तौर पे यही आ गया कि एक ऐसा अरेंजमेंट बन जाए कि उसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, तो इसका मतलब वो भी एक यूनिट वेक्टर हो सकता है।